हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप सभी हम लोगों को सुन रहे हैं यहाँ पर। आज का दिन खासम खास है और खासम खास इसलिए है, क्यों है वो मैं आप बताता हूँ आपको। आज से यानी कि 3 अगस्त से हम लोग आप लोगों के पास एक नया शो लेकर आ रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड शो है और उस कम्युनिटी में से जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने कम्युनिटी में अपना योगदान दिया है, सोसाइटी में अपना योगदान दिया है, किसी भी तरीके से वो सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, उसको लेकर हम एक नया शो लेकर आए हैं और जिसका नाम है फेस इन द क्राउड, यानी कि ऐसा चेहरा जो भीड़ में है लेकिन भीड़ से अलग हटकर है और उन लोगों के लिए काम भी कर रहा है। तो आज मेरे साथ एक और ऐसी खासम खास गेस्ट हैं जिनको पहले जानता था, जैसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन वो जितनी अच्छी और बड़ी शख्सियत हैं उतनी ही हम्बल भी हैं, उतनी ही पोलाइट भी हैं। तो आज मैं उनको आपसे मिलवाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, शुरुआत करता हूँ उनके इंट्रोडक्शन से जो कि अक्सर मैं करता हूँ। इनका नाम है माधवी सूर्यवंशी। माधवी सूर्यवंशी is a dedicated deputy commissioner in the GST department, having embarked on her career in government service in 2004. Her professional journey also includes a notable role as Deputy CEO of the Rural Development Department. Hailing from a rural area of Maharashtra, she has always approached life with passion and enthusiasm. Her commitment to societal welfare is evident in her active engagement with opportunities to contribute to the community. Since 2005, Madhvi has been residing in Navi Mumbai, where she continues to seek ways to enhance the well-being of society. She envisions a smart city not merely as a hub of technological advancement, but as a city that embodies humanity and social good. Well, very warm welcome, ma'am. How are you, Madhvi ji? And actually, she has come here. Most of you, actually, you are also looking for yourself. Very warm welcome. Yeah, thank you, Abhinav. Thank you. Okay, Yeah, I'm fine, and I hope you are also doing well. So now actually enthusiastic actually to see you here. Great. The pleasure is all mine that you came here. Great, thank you. So अब सवाल जवाब का सिलसिला आपके साथ शुरू करता हूँ और पहला सवाल आप ही की कामकाजी जिंदगी को लेकर। Tell us about your journey here at your workplace when you started working and how have you evolved as a human being? एक्चुअली से हम लोगों का ये जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना होता है, ये एक तरह से प्लान करियर होता है जी। क्योंकि एमपीएससी और यूपीएससी की जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके थ्रू हम लोग इसमें एंटर करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बस सडनली मन में आया और मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया, नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द थिंग्स एमपीएससी एंड यूपीएससी पेपर्स एंड मीडिया। तो वहाँ से ही एक पर्सनालिटी बिल्टअप होने लग जाती है जब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पहले प्रीलिम एग्जाम होती है जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, देन मेंस होती है जो रिटर्न होती थी पहले, फिर बीच में ऑब्जेक्टिव आ गई, फिर अभी वो रिटर्न होती है 200 मार्क्स की सब्जेक्टिव, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो इट्स अ प्रोसेस टेकिंग टाइम मिनिमम 1 ईयर। सो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एक पर्सनालिटी बिल्ड हो जाती है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर काम करना है तो आपने किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और आपके जो प्लस है उनको आप किस तरह से और अच्छे से यूज कर सकते हो, और जो आपके माइनस है उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें होने लग जाती है। और हमारा जो गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद में फाउंडेशन ट्रेनिंग्स और वो सब होते हैं, इसके अंदर हमें ये सब सिखाया जाता है। इनबिल्ट क्वालिटी होती ही है, आई विल से दिस, कि जो भी बंदा ये एग्जाम क्रैक करके ऑफिसर बनता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ इनबिल्ट कैरेक्टर होते हैं। वो तो ट्रेनिंग में पॉलिश करते हैं और निहारते हैं और फिर जिस तरह से जॉब प्रोफाइल आ रहा है उस तरह से हमें एक्सपर्टीज भी आनी चाहिए होती है। जैसे कि आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, लाइक माय एजुकेशन इज बीएससी फिजिक्स। और मुझे जो काम करना था, मतलब यहाँ पे जब मैं जीएसटी में, पहले ये वैट था, अगर आप लोगों ने वैट आपको याद होगा तो ये वैट था पहले। हाँ, और वहाँ पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब देखने हैं, तो इट इज अ टिपिकल कॉमर्स बैकग्राउंड वर्क टोटली। तो आप सोचो कि आपने मतलब समझो एमएस सर्जन है, ऑर्थोपेडिक किया है, और सडनली आपको बोलेंगे कि भाई आप ईएनटी वाला काम कर दो,
तो इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमें करना पढ़ता है। oh my God, तो हम लोगों को वो साइड बाय साइड हमें हमारी एक्सपर्टीज भी हासिल करनी होती है। पढ़ना पड़ता है, सीनियर्स होते हैं उनसे पूछना पड़ता है, अपडेटेड लॉज आते हैं वो देखने पड़ते हैं। तो ये सब करते करते यू बिकम अ परफेक्ट जीएसटी मतलब वैट वाला पर्सन या टैक्स वाला पर्सन, कि जो कहीं भी जाए और उसकी नजर ऐसे घूमे और पता चले कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, exactly. कुछ तो गड़बड़ है दया। तुरंत पकड़ लिया। हाँ, एक काम करो, अभी करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। और वहाँ पे हम लोगों को जब ऑडिट करना पड़ता है तो वी आर नॉट एबल टू गो इन वेरी डिटेल, क्योंकि जो लिमिटेड टाइम शेड्यूल टाइम होता है उसके अंदर तो ये जो वाला भाप लेने वाली कला है ना, वो आ जाती है। आपका ग्रूमिंग होने लगता है और पहले 5 से 6 साल में ये जब ग्रूमिंग अच्छा हो जाता है तो आगे जाके इट्स अ वेरी लाइक स्मॉल थिंग फॉर अस। वो ऐसे ही जैसे अब आगे साइकिल चलाना शुरू में सीखते हो, गिरते हो, पहले नीचे भी नजर जा रही पेडल है कि नहीं, सामने भी थोड़ी घबराहट है। फिर ऐसा होता है कि जब नींद से भी जगते हो तो साइकिल चला लेते हो, या फिर हैबिट में आ गया। हाँ, पहले हमारे एरिया में बोलेंगे तो पहले ऐसा लगता था कि हर बंदा अच्छा है यार, डीलर है, अच्छा व्यापारी कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, हम क्यों इसको ऐसे गलत नजर से देख रहे हैं। जी, अब वो बदल जाता है, वो नजरिया बदल जाता है। हाँ, नहीं अब क्या है, दिस इज अ ड्यू प्रैक्टिस, गेनिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये सब चीजें आ जाती है। इससे हमारा जो मतलब बीइंग एन ऑफिसर व्हाट आई हैव टू परफॉर्म वो आ जाता है, वो ट्रेड्स सारे आ जाते हैं। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट 20 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें है, तो इट्स अ बिग डील। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी वो इतना, क्योंकि मैंने सोचा था कैंडिडेट रहेगा तो कुछ ना कुछ सवाल आएंगे ही। जब बजट आता है तो वैसे आपसे फिर क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं ज्यादातर, कि अरे देखो मैम यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ नहीं बढ़ना था, क्या हुआ है, इसको समझाइए, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ। तो आप विद इन योर लिमिट्स, क्योंकि आपका काम भी है, तो आप उसको प्रभावित ना करते हुए क्या आप उस पर अपना कोई फीडबैक देते हो या आप अपना नजरिया देते हो? ऑफिशियली नहीं देते हैं। हाँ। हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होते हैं, ये ऐसा नहीं, ये यहाँ पे टैक्स रेट ये बढ़ना नहीं चाहिए था, ये कमोडिटी को इतना ही रखना चाहिए था, या तो ये सब होता ही है, ऑब्वियस है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग बजट एंड ऑल दिस आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेफिनेटली, सो यू हैव टू फॉलो दैट, वी हैव टू फॉलो दैट। एंड उस पे हम लोग डिस्कस करने की जगह पे मतलब अप्लाई करें, स्वीकार करें, और उसको स्वीकार करके हमें जो भी सामने हमारा जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो डीलर है, उसको समझाए कि भाई इट इज गुड फॉर अस। और मतलब यही होता है कि कोई अगर मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर्स हो, वो फिर उस पर अगर कोई कदम लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल नितिन गडकरी साहब ने बड़ा अच्छा लिया कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को एक चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कहा कि प्लीज एक काम करिए, लाइफ के ऊपर से, डेथ के ऊपर से ये हटा लीजिए, सही नहीं है। और आई थिंक वो काफी फ्रूटफुल भी रहा, तो लोगों ने कहा कि ये अच्छा किया आपने, एटलीस्ट आपने वो सोचा, तो वो बीच बीच में हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस? लेकिन आपने पहले ही कहा कि वो तो अब दिमाग में ही होता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि स्पेसिफिकली अबाउट मी, मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये पोस्ट से रिटायर्ड हुई। तो लास्ट 20 इयर्स ऑफ हर सर्विस आई हैव सीन हर। गवर्नमेंट सर्विस के जो है बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है, मतलब कुछ मेम्स भी आप देखेंगे कि एकदम ब्यूटीफुल कोई लड़की होगी और उसको जो मतलब हस्बैंड दिखाया उसका वो ऐसे काला कलूटा, लेकिन उसके नीचे टाइटल होगा गवर्नमेंट सर्वेंट। जब आपके जॉब में अच्छे तो बहुत कैंडिडेट आते हैं, प्लीज कि लाइक हाँ भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो मजा ही मजा, ऐसा नहीं होता है। फैमिलीज को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फैमिलीज को मतलब जब आपके लिए, आपके बच्चों को और आपके फैमिली पार्टनर को आपकी जब जरूरत होती सबसे ज्यादा, तब हो सकता है कि आप नहीं हो, क्योंकि आप छुट्टी ले नहीं सकते। इम्पोर्टेंट डेज पर तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं 15 अगस्त हो, कहीं मतलब आपके ऑफिशियल वर्क हो, बता रही हूँ ना आपको, नहीं ले सकते हैं छुट्टी। अभी मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा हटके, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस एज ऑफ कहेंगे, जैसे पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सो मेनी पीपल, जैसे मेडिकल फील्ड है, वहाँ पे अगर जैसे पैंडेमिक था, सब हम लोग घर में थे, लेकिन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी, और आई विल से ऑल डॉक्टर्स, लेकिन जो प्राइवेट वाले थे वो शायद अपना सिक्योर करके बैठे थे। गवर्नमेंट जो सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वो सब वर्क कर रहे थे। तो ये ड्रॉबैक्स मैंने देखा था मेरी मम्मी की वजह से, तो मैंने सोचा था भाई मेरे को तो नहीं जाना गवर्नमेंट सर्विस में।
और आई हैड अ वेरी प्रिटी ड्रीम, आई वाज लाइक विलिंग टू जॉइन आर्मी। हाँ, तो इसीलिए मैंने एनसीसी रखा था, फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन चूज किया था। और था प्लान कि मैं आर्मी में जाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया एंड आई बिकम अनफिट फॉर द टू चूज दैट फील्ड। सेकेंड ड्रीम मेरा जो था वो था, मैं आईएफएस में जाना चाहती थी, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मुझे हाइट से इशू आया और मेरे जो फिजिकल थोड़ा सा अनफिट हो गई थी मैं एक्सीडेंट की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना कुछ चालू करेंगे। तो मैंने सोचा कि लॉ कर लेते हैं, एडवोकेट बन जाएंगे। तो मैंने लॉ किया एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने प्रैक्टिस भी चालू की। सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही वो टाइम पे मूट कोर्ट्स वगैरह चल, तो आई स्टार्टेड टू गो इन सिविल कोर्ट्स एंड लेकिन पता नहीं मैंने केस देखा ऐसा कि जिसे मुझे हैंडल करते वक्त मैं दिख रहा था कि मतलब आई वाज जूनियर, माय सीनियर वाज हैंडलिंग दैट केस। तो वो देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वही कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे बोल रहे थे कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कि मैनिपुलेशन हो रहा है शायद से कुछ तो भी, और ये ऐसी लेवल पे हो रहा है कि जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, और कल अगर मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। और मैंने मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं जब मतलब वकील बन रही हूँ तो मुझे मम्मी ने बहुत अच्छे से रेमंड से कपड़ा लेके बढ़िया सा ब्लैक कोट सिलवा दिया था। दैट टाइम आई फील इसका स्टिचिंग और वो सब चार्जेस लेके 10,000 तक पे किया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2001। और मतलब मैंने वो सब देखा। आई वॉज इन नासिक, तो तब वो बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, वो पहन के ब्लेजर डाल के बहुत अच्छा फील आता था। और 2001 की बात हो गई है शायद, या 99 की। तो मैं नासिक में थी, नासिक कोर्ट में मैं जाती थी। तो मुझे ऐसा बहुत फील हुआ कि यार ये काम के लिए तो मैं नहीं हूँ और ये मेरे से होगा नहीं। अच्छा, दोनों ही वजह से, एक तो आप अंदरूनी तौर पर आप करना नहीं चाहते थे, वो काम कभी नहीं करना चाहते थे, ये भी, और इस वजह से भी क्या ही हुआ कि आपको लगा कि मेरे ज़मीर को ये गवारा नहीं है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं। देखो, सच्चाई को सपोर्ट करना अलग बात है, सच्चाई के लिए लड़ना अलग बात है। और लड़ने वाला स्पिरिट में भी लैक था वो टाइम पे मुझे। यूथ था, मतलब यंग एज थी काफी, और मैं डर गई कि नहीं यार मैं नहीं कर सकूंगी, मुझे करना भी नहीं है। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं वहां से, मेरे पास में एक्टिवा थी, गई मैं सोमेश्वर वहाँ पे एक स्पॉट है, वाटरफॉल है वहाँ पे, और मैं गई वहाँ पे बैठी थोड़ा, और मेरा फेवरेट स्पॉट है वो। जाके वो कोट निकाला, उसमें डाल दिया मैंने, भाई मेरे को नहीं करना। पहले तो सच होता मैं डर गया था, पहले मैं लगा कि ये वाला सीन तो नहीं है फिल्मी, होता ना मन में, अब जिंदगी में कुछ नहीं करना है, अब हो गया इमीडिएट। और thankfully I was earning well even as a trainee advocate, and I have started this property retailing also, जो एजेंटशिप होती है ना, तलांजलि दे दी वो। और तो मोबाइल था मेरे हाथ में वो टाइम पे, मोबाइल पे 7 रुपीज इनकमिंग कॉल था। तब भी मैं अपनी कमाई से मैंने मोबाइल लिया था और चला रही थी। तो आई कॉल माई सिस्टर। तब मैंने एक ऐसे ही एमपीएससी की प्री दे के रखी थी और मैं उसमें क्लियर हो चुकी थी। तो खाली मुझे मेंस के लिए भी फॉर्म भरना था, जो मैंने नहीं भरा था। मुझे लगा कि एक बार मुझे याद था कि मेरी सिस्टर ने मुझसे सिग्नेचर तो लिए थे किसी फॉर्म पे, तो मैंने उसको पूछा कि तूने मेरा मेंस का फॉर्म भरा है? वो बोली हाँ भरा है। मैंने कहा अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट लिए? उसने सब्जेक्ट बोले। अच्छा कब है एग्जाम? तो आई फाउंड कि सिर्फ 14 दिन थे। और आई रिमेम्बर द डे बिकॉज इट वॉज द 1st of May, महाराष्ट्र दिन होता है। हाँ, तो मैंने वो दिन को घर पे गई, सब प्रिपेयर किया रूम को, मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड देन इट वाज लाइक दिस, आई एंटर्ड इन गवर्नमेंट सर्विस एंड very fortunately within time of 14-15 days study I cleared that exam and I got selected as a deputy CEO in a rural development section. कमाल का तेज दिमाग आपका, मतलब 5-14 दिन की पढ़ाई हुई है। तेज दिमाग नहीं, अभी आप अगर इसके लिए पूछेंगे कि हाउ आई प्रिपेयर्ड और हाउ अदर पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अभी ये ना क्लासेस का ट्रेंड बहुत आ गया है। कि आप क्लासेस लगाओ, कोचिंग ले लो, और कोचिंग लेने के बाद में आप कोई भी एग्जाम दे दो। मुझे नहीं लगता कि ये बराबर है। You were actually focused to self study, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये हमारा स्कूलिंग से लेके 10th तक का होता है।
तो आपका प्राइमरी एजुकेशन जो है आपका कैसा हुआ है, आपने किस तरह से स्टडी किया है? बहुत स्ट्रांग है तो मतलब बेस तो क्लियर है। यस, मतलब मेरा 10th तक स्टडीज बहुत अच्छा था और 10th के बाद में मेरी गाड़ी फिसल गई। और फिर वो जो आपका इंटरव्यू आपने देखा होगा 3 इडियट्स में लास्ट में जब अपना राजू रस्तोगी वो जो होता है, हाँ रस्तोगी का इंटरव्यू लेते हैं और वो देखते कंसिस्टेंटली आपका जो ये है नीचे नीचे आ रहा है, तो द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू मी इन माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ एमपीएससी कि अरे आप थ्रू आउट ग्रेजुएशन आपका थ्रू आउट सेकंड क्लास है, कुछ जगह तो मैं एकदम बॉर्डर पे पास हुई हूँ और तो आप एमपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा कि सर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं जिंदगी को देख रही थी और जिंदगी को देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है क्या, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट। और मुझे नहीं लगा था कि पढ़ना मतलब जो आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर 12th जो ग्रेजुएशन का स्टडीज है वो इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैं जिंदगी के स्कूल में चली गई थी। हाँ ऑफ कोर्स आई कैन से कि मुझे एक्सपोजर बहुत मिला। अक्सर वैसे लीडर हैं वो ये सब बात तो बताते नहीं कि वो पढ़ाई में कैसा था कैसी थी, पर अच्छा आप बता रहे हो। नहीं, मैंने ग्रेजुएशन में बहुत ही डफर मेरा जो ये है थ्रू आउट सेकेंड क्लास या हार्डली मतलब पासिंग तक मार्क्स मिले हैं मुझे। अच्छा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सच बताऊं यहाँ क्योंकि कुछ और भी सीक्रेट खुलते हैं, वो फर्स्ट रहा और ग्रेजुएशन तक सेकंड था, बट हाँ यस गुड सेकंड। मेरा उल्टा हुआ, मेरा हाई स्कूल के बाद बढ़ा है हाई स्कूल का कम था, उसके बाद ज्यादा बढ़ा है, घटा कम। इवन आई वाज आल्सो इन द एनसीसीसी सर्टिफिकेट टू बी ग्रेड, तो वैसा रहा। तो ये जो मेरा स्कूल तक का एजुकेशन था उसका क्वालिटी जो था वो मुझे काम आया व्हाइल गिविंग एमपीएससी, तो उसी बेसिस पे होती है ये एग्जाम। हाँ डेफिनेटली, तो वो मुझे काम आ गया। और ऑफिसर बनने के बाद में जब मैं आई हैव टू फेस जो बड़ा दुनिया है उसको, तो उसमें मैंने जो एक्सपोजर हासिल किया था थ्रू आउट ग्रेजुएशन कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी लेकिन मैं जिंदगी में उतर गई थी, इधर देख रही थी क्या चल रहा है समाज में, स्कूल ऑफ दुनियादारी तो दुनिया हाँ, तो वो मुझे काम आ गई। सो आई इजीली आई कुड स्टार्ट दिस करियर and consistently for 3 times I cleared this MPSC through the interview। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं डेप्यूटी सीईओ बनी, सेकंड अटेम्प्ट में मैं ये जीएसटी डिपार्टमेंट में, और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में मेरी जान हो गई है और मुंबई की मोहब्बत ने मुझे यहाँ रोक लिया, तो मैंने थर्ड में खुद ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने इंटरव्यू के बाद में लेटर देके आपको कहीं और भेज भी रहे होंगे? हाँ, मुझे बाहर जाना पड़ता, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्टिंग्स होती है ना वो ऑल ओवर महाराष्ट्र होती है, तो मुझे बाहर जाना पड़ता। मुझे मुंबई से नहीं जाना, मतलब मुंबई की मोहब्बत, मुंबई मेरी जान है। यस ऑफ कोर्स, मुंबई तो जान है। ये बहुत अच्छा भी हुआ हालांकि एक नजरिए से, इसलिए क्योंकि फिर हम आपसे ना मिल पाते इतनी आसानी से। तो ये अच्छा है कि हमारे शो में आना हुआ आपका। वेल टेल अस अबाउट योर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे इसलिए भी पता है थोड़ा सा क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात होती है, हम एक पैनल डिस्कशन में साथ ही थे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब भी आ जाएगा साथ साथ, और आप अपने डैडी के बारे में काफी बातें बताती हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा अटैच भी हैं उनसे, इमोशनल भी हैं उनको लेके। तो क्या वो इंस्पिरेशन उनके जरिए आई वो थे या कोई और भी इंस्पिरेशन थी? हाँ, अगर इंस्पिरेशन के लिए बोलेंगे तो मैं आई एम रियली लकी, मुझे बाहर इंस्पिरेशन ढूंढना नहीं पड़ा, इंस्पिरेशन घर में था, मेरे माँ और मेरे पापा। तो मम्मी और पापा का जो था ना, तो दे वेर बोथ वेर प्राइमरी टीचर इन जिला परिषद। यहाँ मुंबई में जिला परिषद शायद से पता भी नहीं होगा, लेकिन जो रूरल महाराष्ट्र है वहाँ की जो भी कोई ये सिस्टम है, लोकल जो फैसिलिटीज होती है, ये सब जो जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत राज बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड, तो उसका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है जिला परिषद, और उसके अंडर ये सब स्कूल्स हॉस्पिटल्स सब आते हैं। तो ये स्कूल में मेरे मम्मी पापा टीचर थे, प्राइमरी टीचर। तो मेरा इसीलिए मेरा आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी रूरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आपने शायद सुना होगा, इट्स अ ट्राइबल एरिया, और वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में मेरे पापा टीचर थे। तो वो टीचर थे, सिर्फ सैलरी के लिए टीचर कभी नहीं रहे। अच्छा, बकायदा उनका जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है ना, नहीं वो स्टूडेंट्स को अपना बच्चा समझे। आई हैव सीन माय हाउस एज अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो भी बीच में टाइम मिलता था, माय फादर यूज्ड टू टेक सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट एट होम, और उनको एक्स्ट्रा कुछ अगर पढ़ाना है तो वो पढ़ाते थे।
कोई मतलब गांव में जब मेरे पापा जाते थे तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं बहुत छोटी थी फिर भी मुझे अच्छे से समझता था कि वहाँ के स्कूल में बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ना तो दूर की बात है, उन्हें बैठना भी नहीं है। और ऐसे स्कूल्स में मेरे पापा स्कॉलरशिप की जो एग्जाम्स होती है 4th स्टैंडर्ड की जी, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे वो स्कूल से और क्लियर भी करते थे, मेरिट में भी आते थे। तो दिस वाज अ मैजिक, ये मैजिक होता है। बच्चों को मराठी भाषा बोलने को नहीं आती थी, वहाँ पे पापा उनको इंग्लिश भी पढ़ाते थे और इस तरह से कि आगे जाके अगर उन्हें बोलना पड़ रहा है तो वो बोल सके। और इसके लिए ये जो थैंकलेस जॉब होता है ना, मतलब गवर्नमेंट आपको जो सैलरी दे रही है तो स्कूल के लिए, और स्कूल में तो इतना सारा काम होता है प्राइमरी टीचर को। आप अगर कभी गूगल करके देखेंगे ना कि जो भी काम है ना, सर्वेक्षण है, ये है, वो है, एक्स्ट्रा करिकुलर आप उनके एक्टिविटी देख लो और वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। और वो टाइम पे हाँ, वो टाइम पे ना दो इसमें हिस्सों में स्कूल होता था। जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे जिला परिषद के, वो 2 हिस्सों में होता था। सुबह का एक सेशन होता था और फिर 2 बजे के बाद में एक होता था। तो 12 से 2 का जो टाइम होता था उसमें भी मेरे मम्मी पापा इन बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये मैंने देखा, डेडिकेशन, कमिटमेंट, और उनको उसमें से कुछ मिलने वाला है, लोग उनको कुछ अवार्ड देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बट सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये मॉरल्स मैंने बचपन से, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये सब बचपन में देखने को मिला कि ऐसे। और अबाउट माय मदर, तो उनकी तो एक जर्नी अलग ही है, मैं वो बाद में आपको बताऊंगी इसी क्वेश्चन, इसके ड्यूरेशन में। तो पापा हमारे जो है, हम 3 बहनें हैं। तो दूसरी एक चीज वो मिली मुझे अच्छी कि माय फादर नेवर वांटेड बॉय लाइक सन। हाँ, ऐसा नहीं था उनको कि वो डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला या करना नहीं पड़ा, वो एक बड़ी बात है। तो हर वो अपॉर्चुनिटी जो बच्चे को मिलनी चाहिए एज अ फ्री स्पिरिट, तो वो मिली। और दो ही इज फ्रॉम अ रूरल एरिया, ही वॉज फ्रॉम रूरल एरिया, और इतना 70s की बात कर रही हूँ मैं अगर, तो वो टाइम पे पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, वही जिसको हम व्यक्ति स्वतंत्रता बोलते हैं ना, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती कि ये लड़कियों ने नहीं करनी चाहिए, लड़कों ने भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, या अच्छे संस्कार। तो ये सब चीजों से बहुत आगे मेरे पापा की सोच थी शायद से, कि उनको लगता था कि इंसान को हर वो चीज करनी चाहिए जो वो करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान सिर्फ ये रखना है कि वो कहीं सोसाइटी को तकलीफ तो नहीं दे रही, हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो जो कर रहा है उससे आगे जाके उसे खुद को तो कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है। बस भाई तू उतना देख, पर्सनल एक्सपीरियंस सारे करो, तुझे जो करना है कर। तो आई एम रियली लकी, मतलब ये इतनी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ ना किसी बहुत कम लोगों को मिलती होगी। उसी के बाद ही क्या होता है कि वो जर्नी शुरू होती है और देन आप कुछ और बन के निकलते हो। हाँ, मतलब कभी भी हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, रिस्ट्रिक्शंस कि ये ऐसा मत करो, वो वैसा मत करो, लोगों के सामने ऐसी बातें मत करो, गेस्ट के सामने ऐसा भी हो, नेवर, वो कभी नहीं किया, माँ ने भी नहीं किया, पापा ने भी नहीं किया। और एक्सपोजर जो मिला, जैसे कि मैंने आई वेंट टू सम रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन माय टीनेज, और मैं तो घर से मुझे कभी बोला नहीं गया कि क्यों गए वहाँ पे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें संभल के रहना चाहिए, अकेली लड़की हो। मतलब मैं 3 बजे भी रात को कहीं जाके, हाँ सिक्योरिटी का पता नहीं कैसे, लेकिन उनको खुद को ये हमेशा कॉन्फिडेंस रहा कि हम तीनों बहनें वी आर सफिशिएंटली वी आर कैपेबल टू डिफेंड अवरसेल्फ। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बहुत, मतलब वो बच्चों को बहुत संभाल के रखने वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो नहीं। और जरूरत पड़ी वहाँ पे हमने फटके भी खाए बहुत, मतलब यू विल नॉट बिलीव, बच्चों के साथ होता है, स्पेशली मेरे साथ तो रहा है। हाँ, मेरे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। स्कूल में थी, मेरी मदर ही मेरी टीचर रही, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 टीचर रहते थे। और मम्मी का एक फंडा था बहुत फनी, मतलब बच्चों को अगर स्ट्रिक्ट रखना है, डरा के रखना है किसी चीज के लिए, तो बच्चों को मत डांटो, क्योंकि वो दूसरे के बच्चे हैं, उनको मत कुछ बोलो, वो दूसरे के बच्चे, खुद के बच्चे को एक रखो, तो दूसरे बच्चे सीखेंगे कि अरे बाप रे, मैडम ने तो अपने बच्चे को ही दिया, तो अपने खैर ने। अच्छा, तो कोई भी हाँ, अरे यार ये मेरे ऊपर तो बहुत इनजस्टिस हो रहा था ना। वही तो कर रहे, तो इनडायरेक्ट है, लेकिन आप कहोगे मैंने तो लेकिन कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? मतलब एक बार ऐसा होता होगा कि मम्मी वॉच कैसे हमें ये करना सिखा रही थी। 3rd स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस, घड़ी का पिक्चर बनाया था ब्लैक बोर्ड पे, और उसमें कुछ 3 का ये बताया था। सबसे पहले, अब ये 2-3 बार सिखा चुकी थी मम्मी, और क्लास में कुछ बच्चों को आ ही नहीं रहा, मतलब हम लोग उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे।
और सब बच्चे ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं ऐसे, तो मम्मी ने देख लिया कि अरे बच्चों ना घड़ी सीखना नहीं है। तो उसमें 3 बजे थे, मम्मी ने मुझे उठाया, बोली कितने बजे टाइम बताओ घड़ी में। अब मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया कि 2 बज रहे, या आई थिंक 3:10 ऐसा वो पिक्चर था। हाँ। और मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया कि 2:20। इसे सटकन कान के नीचे आई, 12 बज गए मेरे कान के नीचे। लेकिन उसके बाद में सीख गए। 5 मिनट का ब्रेक लेके मम्मी बोली कि मैं जरा आती हूँ, मुझे मुख्याध्यापक ने बुलाया करके आ गई। उसके बाद जो बच्चों को नहीं आ रहा था ना, वो जो जिनको आ रहा है ना, उनको जाके देख बता मुझे कैसे बताना है, कितना बजा, मतलब फिर बड़ा काटा छोटा काटा। और ये बड़े बच्चों ने, मतलब जिनको आ रहा था उन्होंने भी अच्छे से समझाया। मतलब ये मैंने देखा है, कुछ फायदे होते, नुकसान भी होते। नुकसान ज्यादा हुआ, आपने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मैंने चलो लाइट ले लिया, लेकिन अब इस बार वो तो सीख गए, लेकिन मेरे साथ इंजस्टिस हो गया। इंस्पिरेशन जो है ना, ये दोनों रहे हैं हमेशा। और मम्मी की जर्नी अगर है हमें टाइम, तो कैन आई से समथिंग अबाउट हर। बिल्कुल, किसी एक क्वेश्चन के साथ उसको भी लाता हूँ। हाँ। लेकिन आपके कुछ और क्वेश्चन लाता हूँ आपके वर्क से भी रिलेटेड, जो भी चल रहे हैं। Okay, how has the evolution of artificial intelligence impacted various industries and what potential benefits and challenges does it present for society? Especially अगर आपकी फील्ड में इसको यूज किया जा रहा है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ कर रहा है, आ गया है, तो क्या ये घातक है? क्या आपके लिए ये फायदेमंद हो रहा है? अभी क्या ऐसा कुछ हो रहा है? जैसे टोल नाके पे चलो एक अच्छी चीज तो हुई कि भाई अब तो बारकोड लगा दिया जाता है कार के पास और आप ऐसे ही पास हो जाते हो, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ एआई अभी योगदान दे रहा है या आगे आने वाले समय में आपको लगता है, उम्मीद है? जीएसटी डिपार्टमेंट में सी हमारा जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है 2005 से ही ऑलमोस्ट ऑटोमेशन के मोड पे है। और वी प्राउडली वी कैन से कि वी आर द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कि हम लोगों ने 100% ऑटोमेशन किया था। हमारे जो वैट जो था वो स्टेट का था, अभी जीएसटी जो है सेंट्रलाइज है। और उसका जो कंट्रोल है वो भी सेंट्रलाइज है। तो वैट में जो भी योगदान रहा है वो सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के जो मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनका योगदान था वो, कि वी वेर 100% ऑटोमेशन मोड पे थे। तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। मैन्युअली हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो ऑनलाइन ही हो रहा है, उसमें कोई बाद में मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकता है। हाँ। अभी जीएसटी में तो अब देखेंगे कि सीबीआईसी और ये जीएसटीएन जो है, ये लोगों ने जो जीएसटीएन पोर्टल चलता है, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर ओनली। सो इट इज ऑलमोस्ट 99% ऑटोमेशन मोड पे ही है। अब रहा एआई, अगर ये काम करता है और अगर इसको अभी और ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं या डेवलप करते हैं, तो नहीं, ये लोग आ सकते हैं और हमें रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। ये इतना ऑटोमेशन हो चुका है कि ये आगे का काम भी ऑटोमेटिकली हो सकता है। अब एक खतरा इसमें क्या है, ये बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि 100% इसमें स्पीड और वो सब मैटर करता है। हाँ। लेकिन इसमें लॉस ये है कि अब देखो, एक गवर्नमेंट की एक बड़ी सिस्टम है जिसमें आपको खर्चा करने के लिए पैसा दे रहा है ये डिपार्टमेंट। जीएसटी कलेक्शन इज द बिगेस्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये आपके पूरे घर का, मतलब आप समझो ना कि आपका कमाने वाला बंदा है। और ये कमाने वाला बंदा है, ये आप अगर एआई जैसे सिस्टम में डाल देते हो तो इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। कि अगर कोई एक पर्सन हु इज अ एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर और दैट काइंड ऑफ वर्क, तो एक तो हैकिंग हो सकता है। और आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो डेटाबेस है वो जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। के साथ तो ये है। हाँ। और दूसरा चीज क्या है कि दो इट इज अ टैक्सेशन, वहाँ पे जो बंदा टैक्स भर रहा है ना, वो ह्यूमन है जी। और ह्यूमन एरर्स भी होते हैं जी। तो ह्यूमन एरर्स को फाइंड आउट करके उस पे वर्कआउट करने का काम वो ह्यूमन ही कर सकता है, वो एआई से नहीं हो सकता है जी। अब कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एज जीएसटी डिप्टी कमिश्नर? वो काफी बार आपने बता भी दिया है कि अपना एक एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, फिर भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें उसमें तो एक प्रोसेस तो आपने बता ही दिया, लेकिन अब आपका अलग अलग एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो कोई एक एक्सपीरियंस? हाँ, अभी हम लोग टैक्सेशन पे काम करते हैं बेसिकली। तो डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे ऑफिसर जो है वो इसी से रिलेटेड काम करते हैं। अलग अलग सेक्शन है, जैसे प्राइवेट सेक्शन में एचआर होता है, तो हमारे यहाँ पे इसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का ही एक पार्ट होता है ट्रेनिंग। तो
फॉर 1 tenure आई वाज अ डिप्टी कमिश्नर इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। एक मेमोरेबल मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं यहाँ पे। अभी जुलाई महीना चल रहा है तो जुलाई महीने का ही है वो। और ट्रेनिंग का जो एक काम होता है वो होता है कि फाउंडेशन एग्जाम्स भी कंडक्ट करें, कि जो जूनियर कैडर हमारा रिक्रूट होता है उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है। और उनको वो कैडर में वो काम करने के लिए फिट है और अभी उनको जितना सीखना था वो सीख चुके हैं और वो अभी फ्लुएंटली काम कर सकते हैं। ये एसेस करने का एक तरीका होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में दे आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। तो क्या हो गया कि एक बैच का एक नेक्स्ट प्रमोशन था, वो ड्यू था, लेकिन उनका एग्जाम बाकी था। तो एग्जाम प्रायोरिटी पे लेने के लिए हमें कहा गया था, क्योंकि काफी सारे बच्चों का प्रमोशन इज अ गुड थिंग यार, किसी को भी चाहिए, सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बदल अच्छा भी लगता है कि एक एंथुसियाज्म आता है, एनर्जी आती है। तो एक मतलब हमारा जो फर्स्ट कैडर है एंटर करने वाला होता है टैक्स असिस्टेंट, और उसको इंस्पेक्टर बनना है। तो वो एग्जाम उसको क्लियर करना है। और एज आई सेड कि वो ड्यू था काफी टाइम से, खाली एग्जाम की वजह से रुका हुआ था, तो हमें वो एग्जाम कंडक्ट करना था अर्जेंटली। एंड इट इज फॉर ऑल ओवर महाराष्ट्र। जितना पूरे महाराष्ट्र में जितने ऑफिसेस है जीएसटी में, जितने हमारे जो स्टेट जीएसटी, वो टाइम पे वैट नहीं जीएसटी था, तो ये लोग जो थे वो ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी वाले, इनके एग्जाम कंडक्ट करने थे। एंड वी शेड्यूल इट एंड मे बी वहाँ मुझे थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस लैक कर गया कि यार मुंबई में जुलाई में क्या सीन होता है बारिश का वो थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया। एंड वी शेड्यूल द एग्जाम इन दिस वीक ऑफ जुलाई, जब मैक्सिमम बारिश होती है। 20 जुलाई से लेके अपना 30 जुलाई तक का इसमें शेड्यूल हो गया वो एग्जाम, उसका टाइम टेबल ये वो ऑल ओवर महाराष्ट्र। और उसके पेपर्स भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है, जब तक पेपर्स नहीं तो लीक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र 700 to 1200 बच्चे थे, मतलब स्टूडेंट्स थे जो एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, अभी कर दिया, एग्जाम शुरू हो गई, पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया, और फिर बारिश मुंबई का बेहाल था। और नेक्स्ट डे मतलब एक दिन पहले का पेपर होने के बाद में एक और 4 पेपर थे, तो पहले 2 तो हो गए, अभी आगे के 2 के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। इतनी बारिश तो मतलब काफी अच्छी थी, लेकिन बच्चे आ गए थे। माझगांव में हमारा सेंटर था, मुंबई के लिए जो सेंटर था वो माझगांव में था। अब मुंबई कहे तो मीरा भाईंदर से लेके ठाना, विरा, अपना ये कल्याण, हमारे ऑफिस जहाँ पे है, मीरा भाईंदर, ठाना, कल्याण, नवी मुंबई, ओके, एंड प्रॉपर मुंबई टाउन एरिया। तो और इन सब बच्चों को आना है मुंबई में, मझगांव में। तो रात को शाम को एक दिन पहले मुझे मेरे असिस्टेंट ने पूछा क्या करें मैम, नेक्स्ट डे का पेपर है, बारिश का सीन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इमरजेंसी जो अपना बृहन मुंबई महानगर पालिका का इमरजेंसी वार्ड है उसको वहाँ गूगल पे मैंने नंबर देखा और कॉल कर लिया। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छे इंसान के साथ मुलाकात हुई मेरी, अभय यावलकर साहब, जो IAS ऑफिसर है। और आई डोंट नो हाउ बट वो फोन उन्होंने उठाया, और मुझे मालूम नहीं था कि ये हेल्पलाइन नंबर कौन IAS ऑफिसर उठाया, और डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। हाँ, वो गया उनके पास में, और उन्होंने कहा मैं यावलकर बोल रहा हूँ, बोलिए। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है मुंबई का, तो मुझे ऐसे ऐसे एग्जाम कंडक्ट करनी है, बच्चों को बुलाना है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे जरा फॉरकास्ट के बारे में क्लियरिटी लाएंगे क्या क्या कर। तो उन्होंने भी अपना परिचय नहीं दिया कि मैं मतलब IAS ऑफिसर इज अ बिग डील, और ही वाज टॉकिंग इन अ वेरी कैजुअल वे। तो बोले मैडम ठीक है, फिर भी आप एक काम करिए, प्रिकॉशन के तौर पे आज का जब पेपर हो जाएगा तो यू ट्राई टू इंस्ट्रक्ट एग्जामिनीज टू स्टे इन द नियर बाय एरिया, not to go back to their place like मीरा भाईंदर साइड और कल्याण, क्योंकि वो साइड से ज्यादा बारिश रहेगी, टाउन में बारिश बिल्कुल नहीं रहेगी या थोड़ी बूंदाबांदी होगी। उन्होंने इतना क्लियरली मुझे दे दिया पिक्चर। तो मैं उस दिन जब पेपर था तो उस दिन मैंने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि आज कोई भी अपने उधर नहीं जाएगा, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, मैंने उनका रहने का भी बंदोबस्त किया आसपास में, क्योंकि वहाँ पे होटल्स थे, हॉस्टल्स थे, और कुछ बंदे कॉटन ग्रीन में ही रहते हैं हमारे जो प्रॉपर मुंबई ऑफिस में, माझगांव ऑफिस में काम करने वाले, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि अपने अपने रूम्स में इनको एकोमोडेट कर लो।
वेरी वेरी फैंटास्टिकली सब मैनेज हो गया अच्छा। कि, और यावलकर साहब बीच बीच में मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि हो गया आपका सब ठीक है। बाद में मैंने नेट पे देखा कि हु इज दिस अभय यावलकर, ये तो जरूर देखूंगा, इनसे हाँ, इतनी बात हुई, इतना मुझे पूछा, अरे बाप रे ये तो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा था परीक्षा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग धुआंधार बारिश हो रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और 6 बजे हम लोगों ने, मेरी टीम मेरी गाड़ी में आ गई। नवी मुंबई में सब ऑफिसर रहते हमारे, मेरे कलीग जो थे, हम लोग सुबह सुबह 2 गाड़ियों में निकले, पहुंचे 7:30-8 बजे माझगांव आ गए। देखा बारिश का सीन, माझगांव में बिल्कुल बारिश नहीं थी, बूंदाबांदी थी, लेकिन आजू बाजू के एरिया में बहुत बारिश थी। 10 o'clock को पेपर था, 9:30 तक ऑलमोस्ट 99 स्टूडेंट्स एग्जामिनीज सेंटर पे आ गए थे। सडनली मुझे मेरे ऑफिसर, मेरे बॉस का फोन आया, जो कि वो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, कि माधवी एक कुछ बच्चे हैं जो थाना कल्याण चले गए थे और वो शायद से बीच में अटक गए हैं, और उन्होंने अपने ग्रुप में क्लिप ऐसा वो वॉइस रिकॉर्डिंग डाला है कि इतना बारिश है, ऐसा है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो ये क्या मेरे घर वालों को सूर्यवंशी मैडम मुझे रिप्लेस करके देगी क्या उनका ये रिएम्बर्समेंट रहेगा, कैसे आऊँ मैं? तो बोले एग्जाम रोक दो। अरे बाप रे, अरे मतलब अभी आप सोचो कि यहाँ मुंबई में तो 99% आ गए, लेकिन मुंबई के बाहर कोल्हापुर, नागपुर, ये जो सेंटर थे वहाँ पे भी ऑल ओवर महाराष्ट्र के, मतलब वहाँ के लोकेशन के बच्चे आ गए थे, और पेपर चालू होने वाला है, और कुछ आधा घंटा पहले मुझे मेरा बॉस और उनका कंसर्न बराबर था कि भाई अनफॉर्चुनेटली अगर वो लड़के को कुछ हो जाता तो ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता, क्योंकि वो फिर मीडिया है ही। सर ने मुझे एक ही चीज बोली कि अगर ये क्लिप मीडिया के पास चली गई तो इट विल नॉट बी गुड फॉर अस। अभी इतना डिफिकल्ट था मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि सब बच्चे आ गए हैं, दे आर इन फुल फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, और सिर्फ कुछ 10-15 लोग जिन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी, उनको रहने के लिए बंदोबस्त था, लेकिन वो दे प्रीफर टू गो बैक टू देयर होम, और वो कल्याण से आते आते थाना के आसपास अटक गए। आंखें बंद की और डिक्लेयर किया कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे फोन्स कंटिन्यू आ रहे थे। बच्चों को मेरा फोन नंबर मिल गया था, कुछ तो भूल गए थे कि हम सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, कि हमारा कितना, मतलब कुछ लोगों का ट्रेन का बुकिंग, जैसे कि समझो गोंदिया सिटी है, वहाँ पे एग्जाम नहीं है, नागपुर में गोंदिया वाला बच्चा नागपुर आ रहा है, तो उसका आने जाने का पूरा रिजर्वेशन था। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए थे कि एक दिन का एग्जाम है तो मैं फटाक से आके इतना हर किसी को परेशानी हुई। और मैंने देखा कि सिर्फ 1 या 2 लोगों की वजह से एक फुल प्लान जो पूरा बंच है, हाँ, सब कोलैप्स हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ किया, घर गई, सो गई। अच्छा, शाम को उठी। भाई जी, इसका एक और सीक्रेट है, वो आपको पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन ये कल भी ऐसा ही कुछ हुआ माधवी जी के साथ। वीकेंड था तो घर गई, सो गई, अचानक सुबह से याद आया कि अरे अभिनव का मैसेज आया, आज ही आना है, आज ही इंटरव्यू है। हाँ। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, पहुंचती हूँ। तो सुबह तक ये नहीं था उनके दिमाग में, वैसे हम लोगों की बात हो चुकी थी, लेकिन ये अच्छा है कि एट द रन था को याद रहा, और वो स्पेशली आप करा रही है। थैंक्स टू यू फाइनली। लेकिन आप और ये जो चीज थी, ये चीज में मैंने काफी सारी चीजें सीखी। कि एक तो चीज है कि जुलाई में ऐसे कोई इवेंट करना नहीं है, मौसम का हाल देखना है। दूसरी चीज की अगर इनफैक्ट सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, ये सोच के किस तरह से सेंट्रल्स को, मतलब अभी वो शायद इम्प्लीमेंट हुआ होगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो टाइम से, कि सेंट्रल्स को इंफॉर्मेशन देके और सिंक में रख के करना है। हाँ, क्योंकि वो हर स्टेट की अलग ही रहेगी सिचुएशन, वेदर की सिचुएशन बहुत अलग थी हर जगह पे। कोई बोल रहे थे मतलब सिर्फ ये 2 बच्चों की वजह से हमारा इतना नुकसान हो रहा है। तो लेकिन लर्निंग ये भी रहा कि कभी कभी कड़वी डिसीजंस लेने पड़े तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वो एग्जाम तो हो गया, लेकिन उसका अगर नहीं मैंने कैंसिल किया होता तो क्या होता। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जितने बॉसेस अगर आपको हम लोगों को देख रहे हैं तो बिल्कुल द बॉस इज ऑलवेज राइट, एज माधवी सेड। ओके, एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन। लेकिन वो आपने चैलेंज बताया जी, कमाल का चैलेंज था ये तो। ओके, हाउ डू यू टेलर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपल?
अलग अलग लोगों के लिए आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे रहते हैं? क्या आप कुछ डिजाइन करते हो? कैसे इस पर्सनल लेवल पे या लाइक ऑफिशियल, या इस पे पूछ रहे हैं आप? ये मैं पूछ रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। अच्छा, पर्सनल लेवल पे तो मैंने जैसे बोला ना कि बचपन अपना अपब्रिंगिंग कैसा होता है ना, वो बहुत मैटर करता है अभिनव। आपका अपब्रिंगिंग, अगर आप बच्चों को फिल्टर्स लगा के बड़े कर रहे हो ना, तो फिर ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन अब रॉ रहना है, आने वाली सिचुएशन, आने वाले पर्सन, आने वाले क्वेश्चन, आने वाले डिफिकल्टीज को आपको फेस करना है, और करते हुए खाली अपना वेलबींग को ध्यान में रखना है। वेलबींग को ध्यान रखते हुए आपको सोशल वेलबींग भी ध्यान रखना है। मुझे सिर्फ अपने लिए अच्छा करना नहीं है, मुझे समाज के लिए भी अच्छा करना है। और बाय ड्यू एक्सपीरियंस एक चीज आ जाती है कि कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब समय के हिसाब से अकॉर्डिंगली होता है, सही होता है। हाँ, सही होता है। तो बस ये ट्रेनिंग है, बस बच्चों को रॉ रखिए, ज्यादा उनको ना मैनिपुलेट करना। जैसा आपके अभी आजकल की दुनिया में हो रहा है, वो कहते हैं ना कि भाई अब जो है वो बबल गम टाइप की बबल दुनिया हो गई है, खास करके इस जनरेशन के साथ, और वो बड़ी केक वर्ल्ड, ऐसा समथिंग लाइक दैट। क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं, वो सिचुएशंस देखी नहीं जो हम लोगों ने फेस कर ली है अपने समय पर। और वही कि एक्चुअली अब जैसे कि साइकिल पर ग्रेजुएशन करना पूरी कंप्लीटली, पैदल जाके ग्रेजुएशन करना, ट्रेन में धक्के खाना, आना जाना, जो कि चलो अगर कोई बड़ा शहर है तो चलो मल्टी सिटी है, मेट्रो सिटी है, उसमें ऐसा होता है, लेकिन और जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो इतनी सिचुएशंस उन्होंने फेस नहीं की है, और वो बबल गम जैसी एक दुनिया हो रही है, बबल दुनिया हो रही है। और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जब पेरेंट्स बच्चों के बारे में, इवन वो खुद की भी चीजें, जो अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, या खुद की एक जिंदगी है, उसको मैनिपुलेट करके जीते, क्योंकि बच्चे के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। ऐसा नहीं होता है। अभी मैं मेरे फादर के बारे में एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, शायद से तब भी बताया था मैंने। एज आई माय फादर हैड विद 3 daughters, और उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। जैसे दूसरे के बड़े मतलब लड़के बढ़ रहे वैसे हम लोग बढ़ रहे थे। तो हम लोग गांव में रहते थे, और गांव में कैसा होता था कि ऐसे पान टपरी वगैरह पे लड़कियों का जाना मतलब बुरा समझा जाता था, और संस्कारी नहीं, मतलब क्या आदमी है यार। तो मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स आए, और पापा को उनको स्मोक करवाना था शायद से, तो पापा ने मुझे पैसे, जा सामने वो टपरी से ब्रिस्टॉल लेके आ दो, और इट वाज वेरी कैजुअल थिंग फॉर मी। मैंने पैसे लिए, मैं जा रही, तो पापा के फ्रेंड बोले, तुझे कुछ शर्म है क्या रे, लड़की को पान टपरी पे भेज रहा है? तो पापा ने सिंपली कहा कि देखो भाई, मतलब मेरा लड़का होता तो मैं भेजता, अब मैं लड़की में और लड़के में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या सिर्फ सिगरेट लाने के लिए मैं एक लड़का पैदा करूँ? तो अगर आपको जो आप या तो सिगरेट पी हुई नहीं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ये चीज एक आ जाती है कि सिर्फ हम अच्छे चीजों में हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। जो मेरे लिए सबसे बड़ा हाँ, जो बुरी चीज होती है ना, कि जो लड़कों पे आना है, वो जहाँ पे वहाँ पे हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए। अभी जैसे कि आपने वहाँ भी बोला था, हम लोगों की इस पर चर्चा अच्छी खासी हुई कि मतलब पापा को अगर कोई चीज लड़का लाके दे सकता है, तो वो चीज वो लड़की को नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि वो संस्कार नहीं है। तो पापा ने इस तरह हमको बड़ा किया कि उन्होंने अपनी बुरी आदतें भी हमसे कभी छिपाने की जरूरत नहीं समझी। तो ये हम लोग जो मैनिपुलेट करके बच्चों के सामने एक आइडियोलॉजी का पिक्चर रखते हैं ना, तो बच्चों के सामने जब अलग सिचुएशन आती है ना, वो उनको लगता है पापा को क्या लगेगा, मम्मी को क्या लगेगा। अरे जो है ना, वो बच्चों के सामने रखो, और बच्चों को एक ओपन लैंडस्केप जैसा बनाने के लिए आपने ये दिया है ना, वैसा दो, उनको बनाने दो अपनी लाइफ को। तो वो अच्छा और बुरा भी समझने लगते हैं, और अगर नहीं समझ रहे तो वो पूछने को भी आते हैं। लेकिन जब उनके दिमाग में रहता है कि माय डैडी इज अ वेरी आइडियल पर्सन, तो उनको कोई बुरी चीज पूछने के लिए वो डेयर नहीं करता है। हाँ, तो है exactly. हाँ, अगर उसको मालूम है मेरे डैडी को भी बुरी आदतें हैं, तो वो इजीली आके बोलेगा, then they can easily काउंटर भी कर लेते हैं ना बीच में। तो ये सब चीजें होती है। अगर तो खुल के लाइफ जियो यार, एक ही लाइफ है, क्यों इतने फिल्टर्स लगाने हैं? ना कोई ट्रेनिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, खुल के जियो। खाली किसी को हर्ट मत करो, किसी का नुकसान मत करो, कंपटीशन मत करो, जेलसी मत रखो। लाइफ इज गुड। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एक्चुअली, जो आपने कहा। स्पेशली एक और नई सीख मिलती है, खुल के जियो, स्पेशली आज के यूथ के लिए। और उनका मतलब खुल के जियो का यही है कि अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए सब वेल एंड गुड है, अच्छा है। वेल, चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद और सारी बातों के बाद, लेटेस्ट ट्रेंड के बाद, अब व्हाट मेथड्स डू यू यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर वर्क? अब आप अपने वर्क में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए क्या मेथड आप यूज करते हो?
अभी चीजें अपडेट रहना बाकी पड़ता चीजों के लिए। है, टेक्निकली अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, आज के जमाने में तो खास हाँ, मैं जब आई गवर्नमेंट जॉब बोलेंगे तो वैसा देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का और मेरा डायरेक्टली ऐसा रिलेशन आता नहीं है। हाँ, क्योंकि वी वर नॉट सपोज टू लाइक हमारा डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी लोगों को अगर आप पुलिस को बोलेंगे कि सर आपको लैपटॉप लगता है तो मोस्टली उसके लिए वहाँ पे एक्सपर्टीज होंगे। हाँ, उसका काम अलग है, फील्ड पे है। मेरा काम लेकिन टैक्सेशन में कैसा है कि हम लोगों को काम करना पड़ता है, एक्सेल शीट में काम करना पड़ता है, उसके सब फॉर्मूलाज हमें लर्न करने पड़ते हैं, तो वो मुझे एक अपडेट करना मतलब रहना पड़ता है हम लोगों को। अब अगर बाकी के डिपार्टमेंट्स का है तो वहाँ पे भी जैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, ये होते हैं, तो उनको भी अपडेट होना पड़ता है टेक्नोलॉजिकली। हाँ। साइबर में तो एक्चुअली आपको होना ही हाँ, पड़ेगा, बिकॉज़ क्राइम ही साइबर। पुलिस डिपार्टमेंट में तो ये अलग अलग जो प्रोफाइल्स है, जॉब प्रोफाइल्स है, वो हिसाब से अभी ये टेक्नोलॉजी तो ठीक है। अभी हम लोगों को मतलब मैं अभी लीगल ब्रांच में काम कर रही हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जो आते हैं ना, वो भी मुझे अपडेटेड रखना पड़ता है खुद को। थोड़ी आप कुछ उसको अपडेट करके कुछ सारांश पढ़ लेते होगी, वरना वो आते इतने बड़े-बड़े डिसीजन इतने मोटे सारांश नहीं पढ़ने हैं, 45, 50, 70 पेजेस के जजमेंट्स पढ़ने पड़ते, पूरे पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि उसकी कोई सिचुएशन मेरे केस में होती है, क्योंकि लूप होल सारे वो भंग करके रखते हैं। या तो कोई सिचुएशन में वो मेरी केस से डिफरेंट हो जाता है, तो मैं बेनिफिट भी ले सकती हूँ। तो अपडेट तो रहना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, लास्ट तक पढ़ना पड़ता है। आप उससे बच नहीं सकते, कोई तरीका भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये था अपडेट रहने का तरीका लेटेस्ट ट्रेंड से। फॉर्चुनेटली अभी काफी सारे साइट्स है जहाँ पे हमें ये सब अवेलेबल है। हाँ, इवन जीएसटी का पूरा किताब है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ट्रेड सर्कुलर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो दिस दैट वी आर लकी दैट वी आर हैविंग दिस थिंग। कैन यू शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल केस हेल्प्ड बाय यू, जिसने केस में आपने हेल्प किया? एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो आपने बताई, लेकिन कोई भी एक ऐसा केस? एक केस ये ट्रेनिंग के इसमें की ही मैं बताऊंगी, इसमें मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। मैं काउंसलिंग के एक टीम में भी थी एज अ ट्रेनिंग पर्सन। तो काउंसलिंग इसके लिए करना पड़ रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में बिफोर रिटायरमेंट भी हम लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं, उसको वीआरएस बोलते हैं। तो ये वीआरएस लेने वाले लोगों को हम लोगों को एक बार काउंसलिंग करना है, ऐसा गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि भाई इनको जाने से पहले एक बार रोक के देखो। इनको हाँ, पूछो क्यों जा रहे हैं भाई, इतना 20 इयर्स, अभी आपका 10 साल बाकी, 5 साल बाकी, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हमारे डिपार्टमेंट से बाहर पड़ रहा है ना। हाँ। तो हमें उन्हें रोकना है, और वो काउंसलिंग कमेटी में मैं थी। तो एक बंदा 38 ईयर ओल्ड था और वो आया, उसको तो वीआरएस नहीं था, दैट वाज रेजिग्नेशन। क्योंकि उसको 20 ईयर भी नहीं हुए थे। हमारे यहाँ पे 20 इयर्स के बाद में वीआरएस ले सकते हैं, तो उसको 20 इयर्स नहीं हुए थे सर्विस में आके, तो वो तो डायरेक्ट रिजाइन कर रहा था। तो हमारे जो चेयरपर्सन थे कमेटी के, उन्होंने पूछा, सब लोगों ने उसको क्वेश्चन, तो उसका शॉर्ट में ये था कि वो थोड़ा डिप्रेशन से जा रहा है। उसने कहा कि मेरे निकटवर्ती फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स की सडन डेथ हो गई और मैं अभी डिप्रेशन में हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये इम्पोर्टेंट काम कर सकता हूँ, ऐसे प्रोफाइल पे मैं काम कर सकता हूँ, और मुझे संन्यास लेना है, और मैं ये ऐसा सब वो डायलॉग उसका सुना। मैं पता नहीं, मतलब हम लोगों ने काफी उसको समझाया, उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं लगा, लेकिन ऐसा भी समझ में आया कि वो फेक नहीं रहा है, वो जेन्युइनली जो भी बोल रहा है वो वैसा ही सिचुएशन में है। तो विद बाय ड्यू परमिशन फ्रॉम द चेयरपर्सन मैंने उनको बोला कि आप ये होने के बाद में मुझे मेरे केबिन में आके बैठो, मुझे मिलो। और तब तक मैंने उनके कोई, जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होती तो बैच होती है, तो एक साथ में जो जितने लोग हैं उनको बैचमेट्स बोलते हैं। तो मैं तब तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि इसके बैचमेट से कोई है क्या मुंबई में। तो मैंने 2-3 लोगों को भी बुला, नहीं सॉरी, मैंने उसी को पूछा कि तेरे कोई बैचमेट है क्या इधर? तो उसने कहा कि हाँ है। मैंने कहा उनको भी बुला ले मेरे केबिन में। आ गए वो 2-3 उसके फ्रेंड्स आ गए, एंड बैचमेट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। कम से कम बैचमेट तो आएंगे, इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स अलग है। कितनी भी गलती हो ना, बैचमेट्स आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ होते हैं खींचने वाले एक हाथ दूसरा, लेकिन सब नहीं। ये बैचमेट्स भी आ गए मेरे केबिन में। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू सही में बता, तेरा कुछ और प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं मैडम, मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। तो मैं सटक गई मेरी कि तुझे शर्म लग रही है, तुझे अच्छी खासी जॉब है, आज तुझे 60-70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे सिर्फ ये प्रोफाइल है, तेरे को काम नहीं जम रहा है तो छुट्टी ले।
गवर्नमेंट में हाँ, तो मेडिकल लीव भी है। आपको भी लगा होगा समझ में नहीं आ रहा तो मेडिकल लीव अच्छा है तो डिप्रेशन कैसे है? नहीं, डिप्रेशन था उसका। एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो डिप्टी कलेक्टर था और वो पास्ट हो गया था बिकॉज ऑफ कैंसर। ओके। और उसके और एक चाचा की भी डेथ हो गई थी और विद इन ड्यूरेशन ऑफ 2-3-5 डेज डेथ्स उन्होंने देख ली। और वो एकदम लोनली फील करने लगा था। शादी भी नहीं थी उसकी हुई, तो ही वाज लाइक, तो मैंने उसको बोला कि देख यार तू मतलब तेरी प्रॉपर्टी, पहले तो पूछा तेरी प्रॉपर्टी है? कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, मेरा इतना छोटा सा एक जमीन है और मतलब विदर्भ मतलब मराठवाड़ा सॉरी, तो वहाँ पे पानी वानी ऐसा इतना ये भी नहीं कि लैविश है उसका कुछ, तो कुछ भी बैकअप तो है नहीं तेरे पास, तो तू क्या कोटरा लेके मंदिर के बाहर बैठेगा संन्यास लेके? सी मैंने कहा तेरा सेविंग्स यहाँ तक जाएगा, उसके बाद तेरे कुछ लोग तुझे यहाँ तक हेल्प करेंगे, तेरे फ्रेंड्स तुझे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? और व्हाट अबाउट योर ओल्ड एज? तो ऐसा तो नहीं तू मर जाएगा? तो यार एक्सपर्टीज है, तुझे डिप्रेशन है तो तू साइकेट्रिस्ट के पास जा, तू छुट्टी ले, लेकिन तू जॉब छोड़ने की बात मत कर। तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी उसको थोड़ा बहुत किया कि नहीं चलो। फिर मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके औरंगाबाद में कुछ साइकेट्रिस्ट मेरे पहचान के थे, तो पर्सनली हेल्प किया। पर्सनली मैंने उसको बोला इनके साथ में अपॉइंटमेंट लेके कि तू जा। फिर उसने, और उसको मैं बीच बीच में कॉल करती रही कि यू मतलब तुम अकेले नहीं हो, हम है तेरे साथ में हैं, और कम ऑन यार, ऐसे मतलब उसको लगा मतलब हाँ वो एक जूनियर लेवल का ऑफिसर था, तो मैं उसको फ्रेंड एज अ फ्रेंड में उसको कॉल करती थी, उसको अच्छा लगता था। फिर खाना खाया क्या, उठे क्या, थोड़ा बीच बीच में उसको लाइक कोई अपना पैम्पर करते हैं, जैसे चाइल्ड को पैम्पर करते हैं, सपोर्ट चाहिए, ये पैम्पर वर्ड प्रॉपर है, तो उसको पैम्परिंग किया मैंने। इवेंचुअली ही स्टार्टेड टू गो फॉर थेरेपी एंड ऑल। और वो जो काउंसलिंग का दिन था ना, वो 10 जनवरी था, इसलिए याद है मुझे, मेरा बर्थडे था। और उस 10 जनवरी के बाद में नेक्स्ट 10 जनवरी को ये बंदा उसके एक सबऑर्डिनेट को लेके मुझे मिलने आया। ओह अच्छा, कि मैडम आई सर्वाइव्ड, आई स्टार्ट एंड आई एम सक्सेसफुल। ओह वाओ। और वो लेके आया था एक गाड़ी, मैंने एक नई गाड़ी ली। मैंने कहा क्या बात है यार? तो बोले मैं 2 दिन वहां से लेके वो ट्रैवल करके मुझे मिलने आया सिर्फ, और 10 जनवरी को मुझे बर्थडे विश करने आया। उसके बाद में आज हर 10 जनवरी को उसका मुझे याद से कॉल आता है। घटना बड़ी वो रही है जिंदगी में इम्पोर्टेंट, और वो 10 जनवरी की थी। ये जो चीज है ना, ये एक मेमोरेबल इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे 2 शब्द किसी के काम आते हैं तो वो 2 शब्द बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को बोल दो कि नहीं यार मैं मतलब आई रियली केयर फॉर यू, कभी कभी वो जिंदगी संभल जाती है। ये बंदा अभी अच्छे से काम कर रहा है, और ऐसे 1-2-3 सुसाइडल मेंटालिटी के केसेस भी मुझे ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड मैंने पर्सनली हैंडल किया। और मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जरिया आप थी भगवान के जरिए बचाने लाइफ को समझने की, कि कहाँ हमें हमारे मृदु शब्द की जरूरत होती है। जनरली में मुझे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है, ये हो नहीं, सच बताऊं मुझे ये लगता है आपका पर्सोना वैसा है, दिखता वैसा है पर्सोना, लेकिन आप एक्चुअल में हो नहीं। अब वो सपोर्टिव होके बात बोल रहे हो ना, तो ये सब सुनेंगे कि मतलब सब लोग वो मत लेना कि कैजुअल भी मत लेना, सीरियस लेना, स्पेशली सभी नहीं है मैम, फिर कार्रवाई कर देंगे। सो ये है नाइस एक्सपीरियंस, बट आपने बहुत प्यारी घटना ये बताई। अब मैं कुछ और भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब कुछ थॉट्स आपके जानेंगे। एक एग्जांपल आपने बता दिया, स्टेट योर थॉट्स ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड आल्सो टेल द रॉन्ग यूज ऑफ द लॉ फॉर इट। यू आर द राइट पर्सन फॉर इट। तो मैंने पूछा कि आपसे पूछूं कि आपका एक इंडिविजुअल टेक क्या है। ऑनेस्टली मेरा इंडिविजुअल टेक, मैं जानता हूं कि मेरा रहता है कि वो भाई कानून का इन दिनों, वो मुझे काफी सारे क्योंकि लॉयर्स मिलते हैं शो पर, उन्होंने बताया कि भाई इन दिनों में ये हो रहा है कि यूज गलत ज्यादा हो रहा है इस वुमेन एम्पावरमेंट के परिदृश्य में, उस बैकग्राउंड में यूज अलग होता है ये। सो व्हाट यू से? पहली चीज तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, ये बहुत ही मैं बोलूंगी, ये भी यहाँ पे भी ना स्त्री के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, समाज के बारे में सोचा जा रहा है जी। स्त्री के बारे में सोचेंगे तो आप अगर 30% रिजर्वेशन जॉब्स में ला रहे हो ना, तो मेक सम कानून कि घर का 30% काम भी जेंट्स करे। अब यहाँ पे मैं जेंडर बायस बिल्कुल नहीं हूँ जी। मैं यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना, उसके ऊपर से बात कर रही हूँ। अभी रिसेंटली कल ओलंपिक में एक सीन हुआ, जो कि ट्रांसजेंडर जो है
वो लड़की से लड़ाई की, इटली की जो प्लेयर थी, बॉक्सर थी। तो देखिए फिजिकली और इमोशनली ये दो अलग चीज है। इमोशनली आप मेल हो फीमेल हो दैट इज योर पर्सनल, फिजिकली ये डिफरेंस दिखाई देता है और है, वो डिफरेंस है। तो आज जो लेडी पहले सिर्फ घर संभालती थी, हस्बैंड कमा के लाता था, घर संभालती थी, बच्चे संभाल रही है, अपना बीच में 2-3 घंटे मिले तो टीवी पे सीरियल देख ली, थोड़ा आराम कर लिया, फिर उठेगी, शाम के चाय पिएगी, फिर अपना खाना वाना बनाएगी। अभी वो लेडी को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, बच्चों का टिफिन बनाओ, हस्बैंड का टिफिन बनाओ, खुद का टिफिन बनाओ, 8:52 की लोकल पकड़ो, भाग के ऑफिस जाओ, फिर घर ऑफिस में सब काम करो, देन उसके बाद फिर शाम को आना है, भागते हुए पकड़नी है, मतलब शाम को खाना ही बनाना। फिर ये चीज अगर ऐसी होती कि वो जो कमा रही है वो सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज कर रही है तो भी मैं इसको वुमन एम्पावरमेंट बोलती, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। शी इज हेल्पिंग बाय दिस एक्स्ट्रा अर्निंग टू द फैमिली। और फिर आगे जाके मैरिज का क्राइटेरिया भी बदल रहा है कि हाँ लड़की पण मुलगी पण नौकरी करणारी असेल तर जास्त बरं, मतलब लड़की भी अगर जॉब करने वाली होगी तो अच्छा है। तो भाई उसको आप 2-2 जगह पे लगा रहे हो। ये 30% रिजर्वेशन का ये एक है कि मेरा एक बहुत स्ट्रांग कहना है कि आप ये भी कानून बनाइए कि घर के काम में उसे हेल्प होनी चाहिए, मिलनी चाहिए जी। कुछ जगह पे होती होगी 100%, क्योंकि मेरे घर में मैंने देखा, मेरे पापा और मम्मी जब सुबह निकलते थे तो पापा सब्जी काट रहे, मम्मी चपाती बना रही, पापा टिफिन भर रहे, मम्मी हमारा ब्रेकफास्ट लगा रही है। तो ये दोनों इक्वालिटी मैंने देखी है। तो ये इक्वालिटी मैंने कुछ जगह पे, आज मुंबई जैसे सिटी में भी मैंने देखा है कि नहीं है इक्वालिटी। हस्बैंड उठ रहा है, अपना मस्त कॉफी लेके पेपर पढ़ रहा है, और बीवी उसको भी जॉब पे जाना है, लेकिन वो टिफिन बनाएगी, सब करेगी, उसे वो फुर्सत नहीं है जो फुर्सत। और लोकल में मैंने जब ट्रैवल किया 8-10 साल तो देखा है जाते जाते भी लोग, जो लेडीज कंपार्टमेंट में है वो सब्जी तोड़ रही है, क्योंकि घर जाके ये मैं उनको बनानी है सब्जी। तो ये सब चीजें जो है ये अब जब बेसिक वहां पे मैं बोल रही हूँ, अभी जो लॉज है कुछ घटनाएं ऐसे हो जाती है, हो रही है कि वहाँ पे उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है लेडीज की तरफ से, कि बेसिकली इस पे ऐसा कमेंट करना थोड़ा गलत होगा, लेकिन फैक्चुअल है कि होता है। वो तो है, क्योंकि अब तो वो संख्या आ रही है, जब मैंने जैसे बोला कि मैंने लॉ करके कुछ दिन प्रैक्टिस किया, तो एक मेरे ख्याल से 498 कलम आर्टिकल ये है आईपीसी का, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की केस रजिस्टर होती है जी। तो बहुत से केसेस में मैंने देखा कि वो तो ब्लैकमेलिंग ही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैं रजिस्टर कर दूंगी अगर तू अपने माँ से अलग नहीं हुआ तो, अगर तूने फैमिली से अलग जिसके केस आ रहा है, कल परसों भी एक ऐसा केस आया, क्योंकि मैं तो अपडेट रहता हूँ, पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पता चला, और आपके पास इंटरनेट पे पहले ही आ जाते हैं। तो इसमें तो ऐसे भी केस आए, और ये एक वेस्ट का केस था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं सोचा इसमें मैं कुछ ऐड करूं कि एक आदमी के ऊपर जो कंपनी में जॉब करता था, अब उसी की स्टूडेंट ने, एक कलीग ने, जो कि बहुत छोटी थी उससे उम्र में, उसने रेप का केस लगाया, इसको लिए उसे 5-6 साल जेल में रहना पड़ा। इन दी एंड फाइनली पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो बाइज्जत बरी भी हुआ। अब लोग बार बार फिर यही सवाल पूछ रहे कि 5-6 सालों का क्या? अभी इसमें अलर्ट रहना भी तो जरूरी है। हाँ। बीइंग अ मेल पर्सन, आपको समझता है, आपको आपके इंस्टिंक्ट्स बताते हैं कि ये सामने वाला बंदा कैसा है। मेरे साथ में अब मेरे जो मेल कलीग है या मेरे जो मेल बॉसेस है या जो भी है, ये कंफर्टेबली कॉफी पी सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है माधवी कैसी है। हाँ। वो हमें समझ में आ जाता है 1-2 मुलाकातों में। अगर फिर भी आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो मराठीत एक कहावत है, विषाची परीक्षा पाहू नये। तो क्यों आप टेस्ट कर रहे हैं ना उसको पॉइजन आगे तक? अच्छा, जहर की परीक्षा नहीं की जाती। हाँ, वो तो मरने वाला वो तो मारने वाला है आपको। ये क्या है दोबारा आप बताइए मुझे? विषाची परीक्षा पाहू नये। अच्छा, विषाची परीक्षा पाहू नये, मुझे नहीं सीखी। हाँ, वेल ओके, अब आपसे एक सवाल मुझे इधर पूछना था, आपकी फील्ड के इधर, क्योंकि आप एनिमल वेलफेयर को लेकर काफी काम करती हैं और ये बात हमें पता भी चली थी, और स्पेशली आपको एनिमल से प्यार भी है, उनको लेकर उनको बहुत सहेजती हैं, संभाल के रखती हैं। और क्या ये किसी एनजीओ के साथ है, आपने खुद कोई एनजीओ शुरू किया है, या आप किस तरह से इसमें योगदान देती हैं, ये बताइए। हाँ, ये जो है एक मेरा बोर्नविटा है। एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना मतलब मेरा बोर्नविटा है, कि जो मुझे एडिशनल एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है फ्रॉम द फैमिली। लाइक चाइल्डहुड हमारे घर में हमेशा ये रहा है कि भूतदया असायला पाहिजे, म्हणजे एनिमल्स के लिए प्यार होना चाहिए, उनको हमें हेल्प करनी है।
कंपैशनेट होना चाहिए उनके लिए। तो हमेशा वो रहा है, कभी घर से मुझे ऐसा, और अंदर से है कि आई लव एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स पर्टिकुलरली। तो स्ट्रे एनिमल्स में हमारे यहाँ पे अगर आप सिटीज में, एमएमआर सिटीज में आप देखेंगे तो स्ट्रे डॉग्स का बहुत इश्यूज है। स्ट्रे डॉग्स का हर कोई उस पर कुछ ना कुछ बात करना ही चाहेगा, अच्छी कहेगा या बुरी कहेगा। मेजॉरिटी पीपल आर सफरर, कि वो बुरा कहेंगे, अरे यार कुत्ता है, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं आना है, ये है वो है, कुछ करते क्यों नहीं, कितनी बढ़ गई है ये लोग खिलाने वाले लोग। तो भाई देखो, प्रॉब्लम सबको मालूम है ना, तुम सॉल्यूशन की बात करो। प्रॉब्लम सबको मालूम है, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। इनका सबसे बुरी चीज क्या है ये स्ट्रे डॉग्स के लिए, कि आज मतलब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और पब्लिकली यहाँ पे बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को नहीं लग रहा है कि ये कोई क्वेश्चन है जिसको हैंडल करना चाहिए। ये सबसे बुरी बात है जी। एनजीओस तो अपना अलग करते रहते हैं, एनजीओज आर डिफरेंट थिंग, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए काम भी होना चाहिए। अभी डिपार्टमेंट्स है एनएमएमसी में या कोई भी लोकल कॉर्पोरेशन में, आप देखेंगे वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल वेलफेयर वाला ऐसा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वही होता है कि मेरी शादी किसी और से हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। जॉब के बारे में कि मैं जॉब जो कर रहा हूँ, मतलब मैं एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम तो कर रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे तो एनिमल से कुछ लेना देना है नहीं। तो फिर डिपार्टमेंट क्यों चूज किया? सेंसिटिविटी है नहीं वहाँ पे, और क्या करना है ये पिक्चर क्लियर नहीं है। तो मैं, जैसे कि मुझे लगा कि मुझे एनिमल्स से प्यार है और मुझे स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, और मेरा एक फ्रेंड है, हमेशा वो बोलता था कि तुझे जो पसंद है तू उसके बारे में फोकस कर। तो मैंने सोचा एक दिन कि मुझे क्या करना है, तो मुझे लगा कि यार एनिमल्स के लिए कुछ करना है। एंड इवेंचुअली आई मेट वन फ्रेंड अनुपमा कानपेड़ करके, तो उसके थ्रू मुझे ऐसा लगा कि हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। तो उससे जो भी है डिस्कशंस होते हैं, बातें होती है, तो अवेयरनेस लाना सोसाइटी में, काउंसलिंग करना कि हाउ वी कैन हैंडल दिस इश्यूज, स्ट्रे डॉग इश्यूज इन द सोसाइटीज। आज सोसाइटी जो है बड़ी बड़ी, उनके अंदर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और अल्टीमेटली ये जो एंड हो रहा है वो पुलिस स्टेशन में जाके एंड हो रहा है, फाइलिंग एफआईआर या तो अगेंस्ट और फॉर। लेकिन वॉट एवर इट इज, अगर हम एक सोसाइटी है, हम लोग एक फैमिली है, और हमारे बीच में ही इस तरह से झगड़े हैं कि हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में जाके सॉल्व करें, अल्टीमेटली हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है जी। और जो बच्चों के ऊपर से हो रहा है, जो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर से, उनको तो पता ही नहीं यार ये लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं। जितने तुम वकील की फी दे रहे हो ना, जितना तुम खर्चा कर रहे हो ना, तो उनके वेलफेयर में करो। और वो वेलफेयर क्या करना है ना, उसके लिए हम लोग हैं, हम लोगों को लो। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो एनजीओज है ना, उनके हर एक एनजीओ ने अपना अपना कुछ ना कुछ ये बना लिया, एजेंडा बना लिया है, एंड दे आर वर्किंग इन दैट एजेंडा। तो मैंने देखा कि भाई मुझे कोई एनजीओ खुलाने का ना, मुझे कोई शेल्टर होम नहीं बनाना है, मैं फ्रीलांसिंग करूंगी। मैं और अनुपमा वी आर डूइंग अ फ्रीलांसिंग लाइक व्हाट, मुझे कॉल आता है हमारे यहाँ पे कुत्ते को ऐसा ऐसा, तो हम लोगों को वहाँ पे अभी मालूम है एनजीओज है काफी सारे, किसकी हेल्प लेनी है, कौन मदद करेगा, सबको जोड़ के रखा है मैंने। और मैंने अभी मेरे पास में नवी मुंबई में पर्टिकुलरली एरिया वाइज मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे मालूम है, डेजिग्नेटेड आइडेंटिफाइड फीडर्स है, आइडेंटिफाइड हेल्पर्स है। तो वो चीज एक हो रही है कि आई एम एबल टू हेल्प एनी हेल्पलेस वॉइसलेस पर्सन ऑन सिंगल कॉल। अब इसके लिए मुझे कभी कभी तो एनएमएमसी के हेल्प डेस्क कॉल आ जाता है, कभी पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है, कभी मुझे फायर ब्रिगेड वाला कॉल कर रहा है, मैडम हमारे यहाँ पे एक केस आई है, ऐसे ऐसे डॉग एक बैल है वो जख्मी पड़ा है, हम क्या करें। अभी उनके ही काम है भाई, तुम उठाओ उसको पांजरपोल में, लेकिन उसको मालूम नहीं पांजरपोल कहाँ है, तो कौन बताएगा, वो मैं बताऊंगी। तो मैंने वो चालू कर दिया कि मुझे अगर कोई कॉल आ रहा है ना, तो मैं उसको ये नहीं करूंगी, अवॉइड नहीं करूंगी, मैं उनको काम बढ़ जाता है, सॉर्ट आउट करूंगी। मैं खुद उठ के जाके, मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं फोन पे कर, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं सॉर्ट आउट करूंगी, और उसको एंड तक कि जो एनिमल को वो बंदा हैंडल कर रहा है उसको एंड तक हेल्प मिले, मैं वो एश्योर कर रही हूँ। सोसाइटीज जो है, कुछ सोसाइटीज को मैं गाइड कर रही हूँ कि कैसे वो अपने कम्युनिटी डॉग्स को कंट्रोल में रखे। तो पहले तो स्टरलाइजेशन, पहले वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, और उनका मेडिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे कि मेरे सोसाइटी में 3-4 डॉग्स अभी फिलहाल बारिश वगैरह की वजह से बीमार चल रहे हैं, तो आई एम अवेयर कि कौन लोग हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं, कि कौन उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है,
और है हर सोसाइटी में ऐसे 10-15 बंदे मिल जाएंगे। एनिमल लव इज नॉट ओनली फीडिंग, एनिमल लव इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि भाई मैं हूँ, मैं लेके जाऊंगा इसको उठा के डॉक्टर के पास। और फीडर्स के लिए ना हर जगह पे बहुत चिकम चिल्लाट होती है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर आपको 10 दिन तक खाना नहीं मिला तो क्या आप चिड़चिड़ नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे? तो जो आपको खाना खिला रहा है वो बुरा हो गया? तो ये आप एंगल से नहीं देखेंगे कि अगर कम्युनिटी डॉग जो है, ये जो अपने स्ट्रे डॉग अपन बोलते हैं, अगर ये किसी सोसाइटी के अंदर है और उसको बहुत दिन से किसी ने खाना नहीं खिलाया है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि आई थिंक उनका ना ब्रेन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, यूरिक एसिड का ये होता है और वो चिड़चिड़ हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कोई जा रहा है तो खाने की अगर स्मेल आती तो वो भागने लगते हैं। अल्टीमेटली आपको ही फेयर फैक्टर क्रिएट हो रहा है। तो आपकी सोसाइटी में अगर कोई फीडर है और वो डॉग्स को खिला रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल टू दैट फीडर कि भाई तुम उसको खिला रहे हो तो उसकी वजह से मैं ठीक हूँ। और उल्टा हो रहा है कि फीडर्स को बोला जा रहा है भाई तू खिला मत, ये कुत्ते बढ़ रहे हैं। अरे भाई नहीं, अनलेस एंड अनटिल कानून ये नहीं बोल रहा है कि इनको उठा के फेंक दो। रीलोकेशन इज अ बिग क्राइम। एनिमल्स को, स्ट्रे एनिमल्स को एक जगह से उठा के किसी शेल्टर में भेज दो। कोविड में रह के देखा हम लोगों ने एनक्लोज एरिया में कितना कैसे रहते हम लोग, हमारे ही घर में रह रहे थे जी। फिर भी हमें जब एक लिमिटेड एरिया में रखा गया तो हम लोग कितना मतलब बवाल और परेशान हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे। और आप चाह रहे हैं कि ये जो खुले मैदान में घूमने वाले जो एनिमल्स है उनको आप कहीं एनक्लोज एरिया में डाल दो। नहीं, सॉल्यूशन है ना, हम लोग उनका पॉपुलेशन लिमिटेशन करते पहले। हाँ ठीक है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कर रही या नहीं हो पा रहा है उनसे, हम लोग करते हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस शेयर करते हैं। मेरा आज होटल में जाके खाना खाने का मन किया, मैंने कैंसिल किया, मेरे 3000 रुपए बच गए, मैंने डाल दिए मेरे पॉकेट मनी में। और इस तरह से मैंने कितने सारे पैसे बचा लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा था आपके ड्राइवर है क्या, तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत सारे पैसे बचाती हूँ, मैं खुद ड्राइवर। तो ये 20,000 आज मेरे बच रहे हैं ना। आई एम obviously I am able to utilize this 20,000 for this animal welfare। तो मैं खर्चे अपने बिल्कुल सही सीमित करके सही जगह पर यूज करें। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो ना यार, बहुत नहीं ज्यादा मांग रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी यहाँ पर भी पहल की है माधवी जी ने, और आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि भाई सही जगह पर सही पैसे को लगाएं और कंट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा, खासकर एनिमल वेलफेयर के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करिए। पूरा 100 रुपए पर मंथ भी किया तो भी बहुत बढ़िया अमाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अब कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम हमारे फेमस रैपिड फायर के लिए जाएंगे, और देन रैपिड फायर के लिए हम आपको अलग से एक चाय जरूर पिलाएंगे जाकर अपने सेंटर पर अगर यहाँ नहीं रखी तो। ओके, सो कुछ क्वेश्चन से शुरू, तो देन उसके बाद लाता हूँ रैपिड फायर। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स और कलीग? कोई भी एक नया लेसन आपने कभी सीखा हो? लेसन सीखेंगे तो मतलब थोड़ा नेगेटिव ये आता है ना, कोई ऐसा लेसन ऐसा भी। अच्छा, कोई मतलब सीख, बट कुछ मॉरल अगर सीखा है तो आई फील बी गुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर न्यूसेंस वैल्यू। आपका जो गुडविल है वो बहुत काम हो जाता है। तो अर्न गुडविल, डोंट यूज योर न्यूसेंस वैल्यू। ओके, न्यूसेंस वैल्यू इज बैड थिंग, न्यूसेंस वैल्यू इज बैड थिंग, सही है। ओके, अब हमारे फेमस रैपिड फायर राउंड के लिए चलता हूं, देन आपसे एक हॉबी को लेकर आपकी सवाल पूछूंगा। ओके, आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, चलो। द बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? बी फेयर। बी फेयर, ओके। द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? Whenever I rescue some animal, there are so many events I enjoyed. Nice. The saddest moment of your life, if you want to share? My father's demise. Okay. Sorry for that. Challenging moment of your life? वैसे तो काफी सारे रहे होंगे। Challenges रोज आते हैं। Every day is a challenge. Okay. Your favorite actor? Of course, अमिताभ जी। Oh wow, क्या बात है। लॉक किया जाए इसे। Favorite book? बुक्स बहुत पसंद है मुझे, सभी काफी सारे पसंद है, लेकिन फिर भी जो हम सबके लिए बुक नहीं है वो ग्रंथ है भगवद गीता। भगवद गीता जो एक्चुअली लाइफ साइकिल है, लोगों के लिए लाइफ साइकिल है, लाइफ को जीने के तरीके भी है। फेवरेट मूवी? मूवीज एनिमल्स के ऊपर काफी सारी मूवीज पसंद है, लेकिन टोगो इज माय फेवरेट मूवी। आई कैन वॉच इट मेनी टाइम्स। ये टोगो जो है 1925 का, इसमें एक इंसिडेंट है। ये रियल स्टोरी है। अलास्का में जब वहाँ पे एक पेंडेमिक आया था जिसमें छोटे बच्चे मर रहे थे, और जो वैक्सीनेशन था वो एक लोकेशन से वहाँ लाना था।
और बिकॉज ऑफ द हेवी दिस आइस एंड ऑल वो लाना बहुत मुश्किल था। तो कोई अदर व्हीकल था नहीं, कोई भी जरिया नहीं था, और स्लेज गाड़ी जो थी हाँ। उससे लाना पड़ रहा था। तो सेपला करके उसका ड्राइवर था, और वो अपने टोगो के थ्रू, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, टेक्निकली आल्सो इट इज ब्यूटीफुल। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, और मैं भी जरूर देखूंगा, मैंने नहीं देखी थी तो आज मुझे पता चली। आई थिंक हॉटस्टार पे, ये डिज्नी पे है। डिज्नी पे। ओके, नाउ फेवरेट फूड? आई लव फूड, एवरी फूड इज आई लाइक, आई एम अ फूडी पर्सन। ये मानूंगा मैं। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? माय होम। वो बड़ा अच्छा है, होम स्वीट होम, अंदर आए बस। अब इतना कर्जा लेके लिया है यार, लेकिन घर में रहते ही नहीं है, पूरा दिन भागदौड़ होती है, तो जब छुट्टी मिलती है तो आई प्रिफर टू स्टे एट होम। सही है बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ट्रैफिक जाम करना है, फ्यूल को बचाना सही, वो भी चीजें, फ्यूल इतना जलता है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, ट्रैफिक में अटकना है, और 2-2.5 करोड़ का कर्जा लेके घर लेते हैं हम लोग, लेकिन बाहर जाते हैं तो आई यूज्ड टू। जल्दी मतलब आपके पास वो आ जाएगा, पूरा कर्जा चुक जाएगा। ओके, नाउ सम इनसाइट्स ऑफ योर लाइफ एंड आइडिया दैट चेंज योर लाइफ। एनिमल लव। ओके, हाउ हैज सक्सेस चेंज्ड यू? क्लैरिटी अबाउट हैप्पीनेस। ये तो अच्छा, दैट इज अ ट्रिकी वन नाउ। बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ? मदर, डॉटर, पार्टनर और जीएसटी कमिश्नर? टीचर। जो जीएसटी में ही मैंने रोल प्ले किया था एज अ ट्रेनिंग हेड। ओके, व्हाट हर्ट यू द मोस्ट? जिससे तकलीफ होती है, दुख होता है? दूसरों को लोग बुरा समझते हैं। ओके, मतलब जज कर लेते हैं। डोंट बी जजमेंटल विदाउट नोइंग। ओके, तो ये था एक इनसाइड आपके लाइफ के बारे में। अब एक और राउंड लेकर आया, वो है दिस और दैट राउंड। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दूंगा, आपको चूज करना है। ओके, यू आर रेडी फॉर दैट? और वेज और नॉन वेज? वेज। ओके, टी और कॉफी? टी। ओके, जिम और योगा? नो, नथिंग। थोड़ा टलना हो जाता है। ओके, पर अच्छा बंदा मुझे अच्छा है नहीं बोला उन्होंने, मुझे देख के तो ये लग रहा है मुझे देख के। ओके, ठीक है। अर्ली राइजर और नाइट आउल? अर्ली राइजर। अच्छा, सही है, मतलब आप कितना भी रात में देर से सो लेकिन जल्दी जग ही जाते हो। हाँ। काम की भी डिमांड है और वैसे भी जगना है। ओके, इमोशनल और प्रैक्टिकल? इमोशनली प्रैक्टिकल। ये अच्छा, ये पहली बार मुझे ऐसा वाला जवाब मिला है। मैं बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, आई एम अ डिप्लोमेटिक पर्सन। गुड, ये बढ़िया। दोनों चीजों को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, बुक्स और किंडल? बुक्स। स्मेल ऑफ बुक्स इज अरोमा। क्या बात है, यहाँ देखिए कितना कॉमन है मामला, कमाल होता है वो। 2-3 तो कही जाती हैं, बरसात के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, बुक्स, और कई लोगों को पेट्रोल की। 2-3-4 आती हैं मिक्स, जो याद रहती है। ओके, रिलीजियस और स्पिरिचुअल? आई थिंक बोथ। रिलीजियसली स्पिरिचुअल, ऐसा कुछ। ओके, सही है। लाइब्रेरी और क्लासरूम? लाइब्रेरी। ओके, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स? आप तो कुछ ओटीटी देख रहे हो? इन फैक्ट नेटफ्लिक्स बेटर। अच्छा, जहां आपको अच्छा कंटेंट मिल गया वो। ओके, अब ये है ट्रिकी वन। पीकी ब्लाइंडर्स, लूसीफर, सूट्स, मनी हाइस्ट, 12th पास या गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ कार्ड्स? आपका फेवरेट? 12th पास। ओह वाह, बढ़िया। अच्छा, क्योंकि यूपीएससी के एक्सपेरिमेंट को लेकर भी है भाई। Absolutely. बिल्कुल। अब जाने से पहले बस मैं यही कहूंगा कि प्लीज से समथिंग टू आवर कैमरा, P2C पे, जो भी आप सलाह देना चाहें, जो भी आपकी लाइन में, आपकी स्ट्रीम में आना चाहते हैं, एंड से समथिंग आल्सो अबाउट द फेस इन द क्राउड शो इफ यू वांट। अगर ये स्टूडेंट्स के लिए है तो आई विल से यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग योर लाइफ ब्यूटीफुल। और उसके लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से क्लू है कि लाइफ को जीते वक्त में बहुत सारी मैनिपुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो हो रहा है करना है, जो जम रहा है वही करो, हैप्पी रहो, और हैप्पी रहने के लिए दूसरे को दुख मत दो, हैप्पी रहोगे। थैंक यू सो मच। माधवी सूर्यवंशी जो हम लोगों के बीच में आ जाई थी, थैंक यू सो मच। तो एक तो आपने समय निकाला अपना और आप आ गए, सार प्लेजर कि आप यहाँ पर आए और पुरानी जेल बचा दोस्तों की अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच मैम।